चलिए वो ये वीडियो रिकॉर्ड करके हम डाल दे रहे हैं, क्योंकि साथ कुछ नेटवर्क का इशू है, इसलिए आपको यूट्यूब लाइव में कुछ ब्लरिंग का कंप्लेन आ रहा है। तो ये साफ दिखाई देगा। देखो, एक मेरे पास में और पेपर कटिंग, उसमें कहता है कि इजराइल में घुसने का प्रयास करने वाले भारतीय को गोली लगने से हो गई मौत। अब देखो कि इजरायली सेना के द्वारा क्या किया कि एक भारतीय का क्या गोली मार के हत्या कर दिया गया। वो इसलिए हत्या कर दिया गया क्योंकि ये चोरी छुपे कहाँ घुस रहे थे, इजरायली सीमा में घुस रहे थे। इनका नाम था थॉमस गेब्रियल। क्या नाम था इनका? थॉमस गेब्रियल। अब देखोगे कि इजराइल के बारे में बार बार पूछा जाता क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर मैप देखिएगा तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखिएगा तो भूमध्य सागर है। क्या है मेरे बच्चों? भूमध्य सागर है। ये यहाँ पे ऐसे नीचे की ओर चले आइए, उसका फिर ऐसे चले जाइए। ये जो हो गया, ये पूरा हमारा क्या है, इजराइल है। क्या है? इजराइल देश हमारा। तो मैप पे क्या होता है कि इजराइल का जो नक्शा होता है वैसे ही दिखाई देता है। इजराइल जो है अपने एक साइड में किसी से जुड़ा हुआ है, तो जॉर्डन एक देश है, इसके सीमा में कौन सा है? जॉर्डन लगा हुआ है। आगे यहां से ऐसे जाइएगा ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा सीरिया, सीरिया से लगा हुआ है। और ये जो सबसे ऊपर का हमारे पास में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेबनान। क्या बोलते हैं? लेबनान। और जॉर्डन का हो गया, इसके अपोजिट में जो होता है उसको बोलते हैं इजिप्ट, यानी मिस्र, है ना। ध्यान रखिएगा, जो इजराइल हमारा है, इजराइल एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? भूमध्य सागर से, उसके बाद लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से, इजिप्ट से। ये क्वेश्चन यूपीएससी पीटी में पूछा गया हो कि इजराइल की सीमा से लगने वाले देश का नाम क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सूचना की ओर। अगला सूचना है कि जगुआर फाइटर की पहली महिला पायलट बनी तनुष्का। तनुष्का इस महिला का नाम है। और इन्होंने क्या किया है कि पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने भारतीय सेना का जो जगुआर फाइटर प्लेन है, वो जगुआर फाइटर प्लेन को क्या किया है? उड़ाई है। ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जो महिला फाइटर होती है ना, देखो ध्यान से मेरे बच्चों, इसको घसकाते हैं आगे। जो महिला फाइटर होती हैं कहीं पर भी हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम में, तो जो महिला फाइटर होती है वो महिला फाइटर दो रूपों में काम करती है। पहला ये करती है कि या तो ये एयरफोर्स की होंगी, या तो ये नेवी की होंगी, या ये कहाँ की होंगी? ये आर्मी की होंगी। जिनके आर्मी के पास में जो भी विमान होते हैं वो उड़ाने वाले, तो फाइटर बेसिकली ये तो नेवी के होते हैं या जनरली एयरफोर्स के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एयरफोर्स में यानी इंडियन मिलिट्री फोर्स जो होता है, आईएमएफ में जो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला, उनका नाम, चार महिला है, काफी महत्वपूर्ण है, याद होगा आपको। उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह और शिवांगी सिंह, है ना। ये शिवांगी सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि ये राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर थी। पढ़े होंगे आप लोग, ये पूछा भी हुआ क्वेश्चन है। और नौसेना की जो पहली महिला फाइटर बनी उसका नाम है अनन्या पुनिया। क्या नाम है उनका? अनन्या पुनिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है जगुआर उड़ाने वाली क्या नाम हो गया? तनुष्का है। ठीक, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार हमारे पास में है कि चंद्रमा पर उतरा अमेरिकी प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट। देखोगे ब्लू घोस्ट क्या है कि एक प्रकार का लैंडर है जो कहां उतरा है, वो हमारा उतरा है हमारा ये चंद्रमा के सतह पे। अब देखोगे ये जो ब्लू घोस्ट है ना, ये अमेरिकी प्राइवेट कंपनी का क्या है? एक प्रकार का ये रोवर है। अब ये जो अमेरिकी फाइटर, अमेरिकी जो क्या नाम है, प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में काम कर रहा है, उसका नाम है फायर फ्लाई एरो स्पेस। ये कंपनी है फायर फ्लाई एरोप्लेस, उन्हीं का क्या है? एक लैंडर है जिनका नाम है ब्लू घोस्ट। वो क्या हुआ है? वो चंद्रमा के सतह पर उतरा है। अब अगर हम आपसे यह पूछें कि जरा हमको ये बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है और ऐसा कौन सा मतलब वो लैंडर है जो चंद्रमा के सतह पर सबसे पहले उतरा था, तो आप लोग जानते होंगे, काफी चूंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। देखिएगा कि 2024 में ना सबसे पहले यूएसए, ध्यान रखिएगा, 2024 में सबसे पहले यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी थी, उनका नाम था इंट्यूटिव मशीन्स। क्या नाम था? इंट्यूटिव मशीन। ये इंट्यूटिव मशीन जो थी, ये कंपनी है, यूएसए की है। तो उसने सबसे पहले 2014 में, प्राइवेट कंपनी है जो 2014 में क्या किया था? अपना पहला लैंडर उतारा था। ध्यान रखिएगा, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार हमारे पास में है कि शहरों में चलेंगी पिंक बसें, महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने पर मिलेगा अनुदान। ये बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली हमारे बिहार का न्यूज है। तो बिहार में प्रदूषण को कम करने के लिए और बिहार में जो महिला पे हो रहे अपराध है, तो महिलाओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार महिलाओं को पिंक बस सेवा शुरू की है। पिंक बस में ड्राइवर भी महिला, कंडक्टर भी महिला, खलासी भी महिला और जो यात्री होती हैं वो भी महिला, ताकि महिला सुरक्षित तरीके से अपना यात्रा को पूरा कर सके।
अगला सूचना है कि 7 सरोकार। अच्छा खैर इसको बजट वाला बजट में कर लेंगे, इसको छोड़ दीजिए हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं कि आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, देखो ध्यान से, आईआरसीटीसी और ये क्या है, आईआरएफसी, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिनको भारत सरकार ने क्या किया है, नवरत्न का दर्जा दिया है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों कंपनियां क्या है, ये दोनों कंपनियां भारतीय रेलवे से संबंधित है। एक जो कंपनी वो भारतीय रेल का क्या करती है, रेल का वहन करती है, और एक कंपनी जो होता है उसको बोलते हैं कि क्या नाम है, कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है कि भारतीय रेलवे की कंपनी है जो फाइनेंस सेक्टर में वर्क करता है, ठीक। तो ये दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अभी जून 2026 तक आप लोग पढ़े होंगे, तो जून 2026 तक हमारे भारत में टोटल 27 नवरत्न कंपनियां, कितने कंपनियां मेरे बच्चों, 2026 जून तक हमारे भारत में कितनी कंपनियां हैं, तो 27 नवरत्न कंपनियां। यहां देखिए, यहां 26 लिखा हुआ है, तो ये न्यूज जो है ना, ये न्यूज मार्च 2025 का है, इसलिए मार्च 2025 में 26 दिया हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने एक कंपनी है उसको बोलते हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। क्या नाम है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को क्या किया है, उन्होंने नवरत्न का दर्जा दिया है। इस कारण से भारत में अब टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गया है 27। ठीक है, चलो बच्चों, अब आप लोग कमेंट कर देना हमको कि महारत्न कंपनियां हमारे भारत में कितनी है। तो याद होगा आपको, हमारे भारत में टोटल 14 महारत्न कंपनियां, कितनी कंपनियां हैं, 14 महारत्न कंपनियां। ठीक है, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार हमारे पास में है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 9 मार्च से गुलमर्ग में होंगे। देखो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ना, वो 9 मार्च से गुलमर्ग में होगा, और इसमें हमारे देश के सभी राज्यों के प्रतिभागी ने क्या किया था, भाग लिया था। ठीक, अब हमको ये बताओ कि ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था, इसमें जीता कौन था, आप लोग को पहले भी बताए थे। तो हम हमारे यहाँ इस विंटर गेम्स में भारतीय सेना जीता था। क्या जीता था इस विंटर गेम्स में, कि इंडियन आर्मी जो था, इंडियन आर्मी ने क्या किया है, जीता है। और जो रनर अप रहे हैं उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या नाम है मेरे बच्चों, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये कहाँ खेला गया था, तो ये गुलमर्ग में खेला गया था। गुलमर्ग कहाँ है, तो गुलमर्ग हमारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में है। अगला समाचार हमारे पास में है कि शहरों में सरकार बनाएगी नगर चिकित्सा केंद्र, बेगूसराय में बनेगा कैंसर अस्पताल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बिहार स्पेशल न्यूज हमारे पास में है कि बिहार सरकार के द्वारा कैंसर अस्पताल कहां बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये बनाया जा रहा है बेगूसराय में। और कमेंट करके हमको यह बताइए कि बिहार में सबसे पहले टाटा कंपनी के सहयोग से बिहार के किस जिले में कैंसर अस्पताल खोला गया है, जो उत्तर बिहार में पड़ता है। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। अगला समाचार की ओर बढ़ते हैं, उसमें यह कह रहा है कि गुयेना के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे। देखिए, गुयेना क्या है, एक देश है, ये अफ्रीका कंट्री, ये अफ्रीका का देश है। तो गुयेना के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ब्रिगेडियर, सेवानिवृत्त हैं, डिफेंस में थे, उनका नाम है मार्क फिलिप्स। क्या नाम है, मार्क फिलिप्स। क्या नाम है मेरे बच्चों, मार्क फिलिप्स। ये गुयेना के क्या है, राष्ट्र प्रधानमंत्री है। तो मार्क फिलिप्स जो थे ना, वो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। तो यहाँ एक और हमको पॉइंट मिल क्या गया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, वहां लिखा है ना कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ये शिखर सम्मेलन भारत में कहां हुआ है। ठीक है, 2025 में। तो ध्यान रखिएगा, ये शिखर सम्मेलन हुआ है हमारे भारत के नई दिल्ली में। यहां 2 क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, अब आप लोग हमको कमेंट करके यह बताइए कि गुयेना की राजधानी कहां है। सब लोगों को पता होगा कि गुयेना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। ओके, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार हमारे पास में है कि जयपुर में मनेगा शोले फिल्म के 50 साल पूरे होने का जश्न। ठीक है, तो शोले मूवी है, ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार मनोरंजन का ये टॉपिक है। तो बीपीएससी मनोरंजन से जुड़े हुए टॉपिक भी क्या करते हैं, कई बार पूछ देता है। तो ध्यान रखिएगा, शोले का जो 50 साल पूरा हो गया, उसके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग कहाँ किया जाएगा, वो किया जाएगा हमारे यहाँ जयपुर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार हमारे पास में है कि बनतारा में पीएम मोदी ने शावकों को पिलाया दूध। खैर ये छोड़ो, ये मतलब ये है, कोई यूज का नहीं बनता है हमारे यहाँ। अगला समाचार है कि सोन प्रयाग केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का रूट हो गया। देखो, भारत सरकार जो है
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जितने भी पर्यटन स्थल है उनको रोपवे से जोड़ने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि वाराणसी से अभी काशी विश्वनाथ जाने के लिए भी रोपवे का चलन शुरू किया गया हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा सोन प्रयाग से लेकर के केदारनाथ तक ना ऊपरे ऊपरे रोपवे बनेगा। चूंकि ये दुर्गम काफी इलाका है, लोगों को चढ़ाई करके जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए भगवान शिव का। तो अब क्या है, ऊपर ऊपर लोग जाएगा। इसकी जो टोटल दूरी है ना वो दूरी है 12.9 किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस इसका है। और इसमें क्या है कि इसमें जो प्रति घंटे यात्री है ना वो 1800 यात्री क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और जो समय लगेगा सोन प्रयाग से केदारनाथ तक का वो लगेगा कितना, 36 मिनट। ध्यान रखिएगा। तो ये केदारनाथ सोनमर्ग रोपवे का सरकार ने क्या किया है, अप्रूवल दिया है। अगले सूचना की ओर बढ़ते हैं कि पदम ने राष्ट्रीय एथलेटिक में जीते स्वर्ण पदक। ये जो पदम है ना, इनका पूरा नाम है पदम गिरी। क्या नाम है मेरे बच्चों, पदम गिरी। और ये बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक प्रतियोगिता, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक प्रतियोगिता ये बंगलुरु में हुआ था। कहां हुआ था मेरे बच्चों, बंगलुरु में हुआ था। तो बंगलुरु में होने के बाद में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वर्ण पदक यानी सोना जीता है। काफी महत्वपूर्ण है, बिहार से संबंधित न्यूज है। आगे बढ़ते हैं कि रेल विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरा होने पर केंद्र जारी करेगा 100 रुपए का रंगीन सिक्का। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हमारा 100 रुपए का ये सिक्का हो गया। ये हमारा फ्रंट भाग है। बैक भाग में इस प्रकार का सिक्का आएगा जो कलर रेलवे का फोटो दिखाई रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण के 100 वर्ष। अब देखोगे यहाँ कुछ सूचनाएं दी गई हुई हैं जो आपको जीएस में भी काम देगा। काम क्या देगा कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहला बार क्या चला था, ट्रेन चला था। अब ये ट्रेन कहां से कहां तक चला था मेरे बच्चों, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसमें ये कह रहा है कि 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई और विक्टोरिया टर्मिनल के बीच, ये मतलब मुंबई में, मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला तक पहला विद्युत ट्रेन चला था। ध्यान रखिएगा, ये दो महत्वपूर्ण है कि बंबई में ही विक्टोरिया से कुर्ला टर्मिनल तक क्या चला था, पहला विद्युत ट्रेन चला था। कब, 1925 में। और ये समाचार कब का है, 2025 का समाचार है ना। तो 100 साल पूरा हो गया। तो 100 साल पूरा होने पर ये क्या किया है कि ये स्मारक सिक्का 100 का सिक्का जारी किया। ध्यान रखिएगा, सिक्का का आपको ये अंकित मूल्य पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल यानी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2000 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ध्यान रखिएगा, अभी पढ़े हैं ना जिसमें कि गुयाना के प्रधानमंत्री आते हैं हमारे यहाँ घूमने के लिए। तो उस गुयाना के प्रधानमंत्री जब वो मीटिंग में मेरे पास में आए थे, क्या नाम था, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 में। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हमारे पास में है भूपेंद्र यादव, इन्होंने क्या किया, उनको संबोधन दिया उस मीटिंग को पहले बार में। आगे बढ़ते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप राजगीर में 1 जून से खेला जाएगा। बहुत अच्छा समाचार है कि महिला कबड्डी विश्व कप कहां खेला जाएगा, राजगीर में खेला जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, समाचार में दिया तो है कि राजगीर में खेला जाएगा, लेकिन ये महिला विश्व कप कबड्डी राजगीर में नहीं खेला गया है, बल्कि ये जो था राजगीर में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया, ढाका शिफ्ट कर दिया गया। ढाका कहां है मेरे बच्चों, तो ढाका हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है। तो महिला कबड्डी विश्व कप जो होता है वो कहां खेला गया, वो खेला गया हमारा ढाका में, राजगीर में यहाँ पे नहीं खेला गया है, क्योंकि बिहार सरकार की क्षमता नहीं थी, बोले कि हम नहीं करवाएंगे। ठीक, अब तुमसे ये कोई प्रश्न पूछता है कि बिहार में सबसे पहले महिला कबड्डी विश्व कप कब खेला गया, तो ध्यान रखिएगा, बिहार में महिला कबड्डी का विश्व कप सबसे पहले 2012 में पटना में खेला गया था। ध्यान रखिएगा, कहां खेला गया था मेरे बच्चों, 2012 में पटना में खेला गया था। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार है, हिंसा पीड़ित महिलाएं अब 10 दिन रुक सकती है सरकारी वन स्टॉप सेंटर में। देखोगे कि भारत सरकार ने क्या किया, बिहार सरकार ने क्या किया है कि पटना में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में, जो भी महत्वपूर्ण शहर हैं, उन शहर में रैन बसेरा बना के रखा हुआ है, ताकि जिनके पास घर नहीं हो वहां पे रहें, फ्री में रहने के लिए नगर निगम व्यवस्था करता है उसका। तो अब जो हिंसा से प्रभावित महिला है, चाहे घरेलू हिंसा हो, पति का हिंसा हो या अन्य प्रकार की हिंसा हो, उनसे अगर प्रभावित महिला है तो अब उस ये वन स्टॉप सेंटर में अधिकतम कितने दिन तक रह सकती है, 10 दिन तक। उनको 10 दिन के बाद ही बोलेगा खाली करने के लिए, है ना, क्योंकि ये उनके लिए कि जो कामकाजी है, किसी दूसरे शहर अपने पटना में
या बड़े शहर में आती है, उनके कहीं रहने की जगह नहीं मिलता, तो सरकार उसके लिए बना के रखा हुआ, काफी अच्छा काम है। अगला समाचार हमारे पास में है, वो समाचार है कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी फ्रेड स्टोल का निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, एक नाम आता है, बहुत बहुत फेमस नाम है, उनका नाम है फ्रेड स्टोल। ये फ्रेड स्टोल जो होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी हैं, कोच भी रहे हैं, ये ऑथर भी रहे हैं, पर्यावरणविद भी रहे हैं, और काफी नाम कमाए हैं अपने क्षेत्र में। और जब तक ये थे, इन्होंने 2 बार का ग्रैंड स्लैम सिंगल खिताब जीता है और 3 बार डेविस कप भी जीता है। ठीक है, ये कह रहे हैं उनके जीता है उन्होंने। तो इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि डेविस कप जो होता है, वो डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो क्या बताइएगा मेरे बच्चों, डेविस कप जो होता है वो किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाम क्या है उनका, फ्रेड स्टोल, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। अगली सूचना की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय नौसेना के कैपस्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास ट्रोपिक्स का वर्ष 2025 का आयोजन जनवरी से मार्च में किया गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, इसको समझ लो थोड़ा सा ध्यान अच्छे तरीके से। देखो, एक अभ्यास हमको कहा गया, अभ्यास का नाम है क्या, ट्रोपिक्स। क्या नाम है मेरे बच्चों, अभ्यास का नाम है ट्रोपिक्स 25। ये ट्रोपिक्स अभ्यास क्या होता है, ये ट्रोपिक्स अभ्यास जो होता है, ये हमारे भारत की सामरिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया हुआ है। देखो क्या कहता है, अपने मैप में देखा होगा, ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा अरब सागर हो गया, सबको पता है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हो गया, और नीचे में क्या हो गया, नीचे में हमारा हो गया, ये कौन सा सागर है, तो हिंद महासागर। ठीक है, तो जहां जहां हमारा पानी वाला समुद्री क्षेत्र है, वहीं वहीं हमारे भारत के देखो क्या क्या है, भारत के नौसेना, ठीक है, प्लस भारत के थल सेना, ठीक है, प्लस भारत के वायुसेना, ठीक है, और प्लस जो तटरक्षक बल है, क्या है, तटरक्षक बल है। इन चारों सेनाओं ने और बलों ने मिलकर के क्या किया है, इस पानी वाले क्षेत्र में एक अभ्यास किया, उसी को बोला जाता है ट्रोपिक्स अभ्यास। और मजे की बात क्या है कि इस ट्रोपिक अभ्यास में भारत सरकार का जो भी ओरिजिनल डिफेंस सिस्टम था, ओरिजिनल पनडुब्बी, ओरिजिनल जहाज, ओरिजिनल लड़ाकू विमान, ओरिजिनल बंदूक खूब चला है, धाए 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 ट्रेनिंग करता है वो लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रोपिक्स में 4 विंग शामिल है, नेवी है, थल सेना है, एयरफोर्स है, और क्या है, हमारा कोस्टल सेना है। आगे बढ़ते हैं, मधुबनी के केसकर ठाकुर को मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, ये बिहार का न्यूज है। क्या नाम है, ये इनका पूरा नाम है डॉक्टर प्रोफेसर केसकर ठाकुर। क्या नाम है मेरे बच्चों, डॉक्टर प्रोफेसर केसकर ठाकुर। और इनको जो है, इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा। बेसिकली ये साहित्य अकादमी, ये टॉपिक ही गलत लिखा हुआ है, इसको पूरा सही से लिखा जाता है, इसको बोला जाता है साहित्य अकादमी, ये अनुवाद सम्मान है। यानी जैसे कि कोई भाषा में कोई किताब लिख दिया है, हम उस किताब को अपने भाषा में चेंज किए हैं, परिवर्तित किए हैं ताकि लोग समझ पाए, उसी को ये दिया जाता है साहित्य अकादमी अनुवाद सम्मान। तो ध्यान रखिएगा, ये मिला है किनको, ये मिला है केसकर ठाकुर को। कहाँ के रहने वाले हैं, मधुबनी के, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का काम किया कर, मतलब पढ़ाते थे, अभी रिटायर कर गए हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनको दिया क्यों गया है, तो देखिएगा कि एक बहुत प्रसिद्ध किताब, उस किताब का नाम था अरण्यक, अभी भी है ये किताब, उनका नाम क्या है किताब का, अरण्यक। अरण्यक के जो लेखक थे उनका नाम था विभूति भूषण बंदोपाध्याय। क्या नाम था इनके, ये एक बांग्ला किताब है जिनके लेखक थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ठीक है, इनको क्या किया था, ये लिखा, और इन्हीं को क्या किया है, इन्हीं को केसकर ठाकुर ने मैथिली में बस अनुवाद कर दिया है। तो इसी अनुवाद के लिए इनको क्या मिल गया है, साहित्य अकादमी अनुवाद सम्मान मिल गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला समाचार की। अगला समाचार है कि अमेरिका और कनाडा की रसोई के लिए निर्यात हुए सुधा के उत्पाद। ध्यान रखिएगा, अमेरिका और कनाडा में सुधा के उत्पाद को क्या किया गया है, भेजा गया है। यहां से पैक करके भेजा गया है पश्चिम बंगाल, वहां से पनिया जहाज पे लाद करके इसको भेज दिया जाएगा अमेरिका। ध्यान रखिएगा, कहां भेजा गया सुधा को, तो अमेरिका और कनाडा भेजा गया। ठीक है, इसमें इतना ही समाचार था। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे केंद्र को मंजूरी मिल गया। देखो, ये जो गोरखपुर और सिलीगुड़ी है ना, देखिएगा ध्यान से, अगर मैप आपको पता होगा, ये हमारा नेपाल का बॉर्डर है, ये यूपी हमारा हो गया, ये हमारा बिहार हो गया, और ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये ऐसे ही गोरखपुर से है ना, एकदम बिहार होते हुए ये सिलीगुड़ी चला जाता है। यही रास्ता जो है ये 6 लेन बनेगा, काफी लंबी चौड़ी सड़क बनेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
ये जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक की जो ये यात्रा करेगी ना, ये टोटल डिस्टेंस होता है 568 किलोमीटर। आई बात समझ में? और 568 किलोमीटर में इसमें से लगभग 417 किलोमीटर का यात्रा मतलब डिस्टेंस जो है ना वो बिहार में तय करेगा, ठीक। और बिहार में तय करेगा यानी टोटल जो डिस्टेंस होता है ना वो टोटल डिस्टेंस का 73% हिस्सा हमारे बिहार में बनेगा, ठीक। काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है ये हमारे बिहार के 8 जिलों में बन रहा है। क्या नाम है उनका? देखिएगा, उनका नाम है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये हमारे पास में कितने जिले हैं? तो 8 जिले हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे हो सकता है पूछ, दोबारा कर लीजिएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, ये सब सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब बॉर्डर वाला इलाका है, नेपाल से लगा हुआ जिला है, ठीक है। ऐसे भी याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बिहार सरकार क्या करेगा? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा समेत क्या करेगा? 6 में रिंग रोड बना रहे हैं। रिंग रोड जो होता है ना वो शहर के भीड़ भाड़ को कम करने के लिए शहर के आउटर बॉर्डर पे बनाया जाता है। जैसे कि दिल्ली में रिंग रोड है, वो आउटर रोड से ही क्या करता है कि आपको जहां जाना वहां निकल जाता है, कि शहर में अंदर में ना जो ट्रैफिक है उनका दबाव, उस दबाव को यहाँ पे कम किया जा सके। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार हमारे पास में है कि बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसका क्या नाम था? मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 प्रतियोगिता। इसमें कहा क्या गया है कि इसमें कोई भी प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, वहां के कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ क्या होता है कि दो मतलब टीम होती है ना। इस पर तो दो टीम होगा, एक टीम सवाल पूछेगा, दूसरा टीम क्या करेगा? जवाब देगा। इसी सवाल जवाब पे उसको रैंकिंग दिया जाता है, मार्क्स दिया जाता है, और जो टीम जीतता है, जो स्कूल जीतता है उसको इनाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? तो उसको मिलता है मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोदय पुरस्कार 2025। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन किया गया है हमारे बिहार के पटना में। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगला समाचार हमारे पास में है कि हाथ से लिखा 100 पेज का बजट। आपने पढ़ा होगा भारत सरकार का जो बजट पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है, तो काफी लंबा चौड़ा बजट है। अब क्या है कि इन्होंने, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम इस व्यक्ति का नाम है ओपी चौधरी। ये छत्तीसगढ़ में क्या है? वित्त मंत्री है। छत्तीसगढ़ में क्या है? वित्त मंत्री। तो जब छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया तो छत्तीसगढ़ के राज्य के लिए जो बजट पेश किया गया तो उसमें क्या किया है? मात्र 100 ही पेज में बजट खत्म कर दिया। और क्या? ये हाथ से लिखा हुआ। तो ध्यान रखिएगा, हाथ से बजट पेश करने वाला पहला राज्य हो गया छत्तीसगढ़। लिखने वाले का क्या नाम है? इनका नाम है ओपी चौधरी, और ये छत्तीसगढ़ के क्या है? वर्तमान वित्त मंत्री है। बढ़ते अगले समाचार की और। अगला समाचार है कि बागची सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए। खैर ये जज 2025 वाला मामला है ना, अभी तो 2026 में नए नए जज नियुक्त किए गए, उसको हम लोग 2026 वाले में पढ़ेंगे, तो ये ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट मेरे पास में नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगला समाचार है कि सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी, देखो क्या कहता है कि कनाडा में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो की जगह मार्क कार्नी को अपना नेता चुन लिया है। देखो आपको पता होगा कि अमेरिकी दबाव, विश्व में हो रहे हिंसा या उनका व्यापार में नहीं संभाल पाया, किन से? ट्रूडो से। उसने क्या क्या इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो अब लिबरल पार्टी के ही एक, उन्हीं के पार्टी के दूसरे मेंबर, तो उनका नाम था मार्क कार्नी। क्या नाम था मेरे बच्चों? मार्क कार्नी। तो मार्क कार्नी अब क्या होंगे? कनाडा के प्रधानमंत्री होंगे। ध्यान रखिएगा, मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री होंगे। और ये किस पार्टी के हैं? तो ये लिबरल पार्टी के हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार हमारे पास में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। आपने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं कि मॉरिशस के यात्रा पर गए थे, तो मॉरिशस के यात्रा पे जाने के बाद में उनको मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। यहाँ देखिएगा कि मॉरिशस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, क्या नाम है उनका? नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। बहुत लंबा नाम है यार, है ना, इसको याद करना होगा। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये पुरस्कार मिला है किनको? नरेंद्र मोदी साहब को। किसने दिया है? तो मॉरिशस ने दिया है। अब हमको ये बताइए कि मॉरिशस जो होता है, मॉरिशस में इनको पुरस्कार मिल गया। जून 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अभी कह रहे हाल में 5 देशों की यात्रा पे,
तो हाल ही में भारत सरकार के जो मंत्री प्रधानमंत्री हैं उनको जून 2026 तक टोटल कितने अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी शामिल है। तो ये क्या कीजिएगा, ये हमको बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। यहां देखिएगा कि जब मोदी साहब वहां पे पहुंचे हैं, क्या किए हैं, मोदी साहब जब वहां पे पहुंचे हैं तो इनका स्वागत किया गया है गीत गवई पारंपरिक भोजपुरी संगीत से। अब ये गीत गवई क्या होता है, देखिएगा कि गीत गवई जो होता है इसको हम दिखा देते हैं क्या होता है। यही है गीत गवई, देख लीजिए। देखिए अभी जो आपने वीडियो देखा है कि महिलाएं हैं, ठीक है, वो महिलाएं क्या करती हैं कि शादी से पहले, देखिएगा हमारे यहाँ जब विवाह होता है भोजपुर क्षेत्र में तो शादी से पहले गांव की महिलाएं शाम के समय में गीत गाती हैं। तो वो गीत होता है बेसिकली प्रेम गीत होता है, विवाह गीत होता है, परंतु ये गीत गवाई भी उसी प्रकार का कार्यक्रम होता है कि जिसमें महिलाएं जो होती हैं समूह बना करके गीत गाती है, परंतु यह गीत जो होता है भगवान की आराधना में गाया जाता है, यही अंतर होता है। और जानते हैं इसमें ढोल बजाता है पुरुष और गाना गाता है कौन, गाना गाती है महिलाएं। कहीं कहीं क्षेत्रों में क्या है कि महिलाएं भी ढोल बजाती है और गाना भी महिलाएं गाती हैं। इसके लिए इतना, ये जो गया था ये हमारे बिहार के भोजपुर से ही गया था, ठीक है, कहां पे, मॉरिशस में। और गीत गवई वहां के संस्कृति का इतना बड़ा पहचान हो गया, इतना बड़ा पहचान हो गया है कि 2016 ईस्वी में, क्या मैंने बताया मेरे बच्चों, 2016 ईस्वी में इसको यूनेस्को ने क्या दिया, यूनेस्को ने इसको क्या दिया है, उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है गीत गवई को। ध्यान रखिएगा, गीत गवई एक सांस्कृतिक गायन शैली है जो मॉरिशस का है और इसको 2016 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार हमारे पास में है, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। हम सबको पता है कि दिल्ली भारत में मतलब दुनिया का सबसे क्या प्रदूषित शहर है। याद रखिएगा, बस एक फैक्चुअल पॉइंट हमको यहाँ पे मिलता है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो क्या बताओगे, दिल्ली बताओगे। अब देखो मल्होत्रा, अब मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 100-200 के नोट आएंगे। देखिएगा संजय मल्होत्रा का नाम सुने होंगे आपने, आप लोग, कि संजय मल्होत्रा क्या कि हाल ही में गवर्नर बने हैं। क्या बने हैं, गवर्नर बने हैं, किसके, आरबीआई के। तो आरबीआई के गवर्नर बने हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि 100 और 200 रुपया का नया नोट छपेगा, उस नोट पर मल्होत्रा साहब का क्या होगा, सिग्नेचर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि चैंपियन महिला कबड्डी टीम का सम्मान। हमने पढ़ा था ना कि महिला कबड्डी कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। तो जब ये हमारे यहाँ इंडिया में आए तो इनको क्या किया गया, जो हमारे पास में केंद्रीय खेल मंत्री हैं उनका नाम है मनसुख मंडाविया, इन्होंने महिला कबड्डी टीम के जो मेंबर हैं उनको क्या किया था, उनको इन्होंने इनाम दिया है, उनको सम्मान दिया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है कि भारत में सैटेलाइट से इंटरनेट देगी एयरटेल स्पेस। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं मोबाइल में वो बेसिकली मोबाइल टावर के माध्यम से यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब हम लोग को सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट मिलेगा। आई बात समझ में। वो जो सैटेलाइट होता है, ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में होगा तो टावर का मामला खत्म, रेडिएशन का मामला खत्म, गोरैया भी जीवित रहेगी, पर्यावरण भी ठीक ठाक रहेगा। तो भारत में सबसे पहले एयरटेल ने क्या किया है, स्पेस एक्स के साथ एग्रीमेंट किया है, दोनों मिल करके हमारे यहाँ क्या करेगा, उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट देगा। ठीक है, चलो ये गांव देहात कहीं भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत और मॉरिशस के बीच में ना 8 क्षेत्रों में समझौता हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर लगाम लगेगी। पढ़े हैं अभी कुछ देर पहले ही कि मोदी साहब कहाँ गए थे, मॉरिशस गए थे। तो मॉरिशस जब गए तो भारत और मॉरिशस के बीच में क्या हुआ है, तो मॉरिशस के बीच में 8 मुद्दों पर समझौता हुआ है। 8 मुद्दों में क्या क्या है यहाँ देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, कि इसमें ये कह रहा है कि हम लोग मुद्रा निपटान प्रणाली को क्या करेंगे, यूज करेंगे। दूसरा कि हम लोग क्या करेंगे कि भारतीय महासागर यानी जो हिंद महासागर, जो हिंद महासागर में मॉरिशस भी है, इंडिया भी है, तो हिंद महासागर में हम लोग क्या करेंगे, कॉमनली सूचना सेवा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि उसका लाभ तुमको भी मिले, उसका लाभ हमको भी मिले। अगला कहता है कि मॉरिशस में जो समुद्री प्रशासन और अन्वेषण होता है उसके बीच में भारत सरकार के साथ सहयोग करके हम लोग क्या करेंगे, उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अगला कहता है कि जो आर्थिक अपराध यानी जो अपराध करके भारत के लोग मॉरिशस चले जाते हैं
उस पर लगाम लगाने का काम करेगा। इसके अलावा अगर कोई अपराधी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मॉरिशस चला जाता है तो मॉरिशस को प्रत्यर्पण करवाएगा। उसके बाद की मॉरिशस में ना जो भी पुलिस ऑफिसर है, जो सरकार के विंग है, उसको भाषा का ट्रेनिंग देगा। तो ये जनरली इंडिया पावरफुल कंट्री है इसके तुलना में, तो इंडिया मॉरिशस को ज्यादा देगा। बल्कि मॉरिशस क्या है कि एक पर्यटन वाला क्षेत्र है, तो पर्यटन के क्षेत्र में इंडिया ने वहां पर काम किया है। काम क्या किया है, तो मॉरिशस में जाकर के इन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने और राम गुलाम जो वहां के मॉरिशस के क्या है राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का क्या उद्घाटन किया। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तो क्या बताइएगा, तो आराम से बताइएगा, उसका नाम होता है मॉरिशस। क्या नाम है मेरे बच्चों, मॉरिशस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार है कि ब्रह्मांड के राज खोलेगी स्फीयर एक्स। देखो स्फीयर एक्स क्या समझते हैं हम लोग ध्यान से। स्फीयर एक्स जो है ना बाबू, वो क्या है, नासा का, जो नासा पढ़ते हैं ना हम लोग, नासा का एक दूरबीन है। क्या है, दूरबीन है जो अंतरिक्ष में जाएगा। क्या करेगा, अंतरिक्ष में जाएगा, और अंतरिक्ष में जाकर के जो क्षुद्र ग्रह है या जो बाकी ग्रहों के उपग्रह है जो चक्कर लगाता है, तो ये गुत्थी सुलझाएगा कि अंतरिक्ष में जो ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, उपग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, या जो खगोलीय घटनाएं होती हैं वो खगोलीय घटनाएं किस प्रकार का काम करती हैं, कैसे उनका फंक्शंस होता है, क्या उसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसी के विषय में ये हमको क्या करेगा, बताएगा। उसका नाम क्या होता है, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है स्फीयर एक्स। ठीक है, ये किसकी है, तो ये नासा का है। अगले सूचना की ओर बढ़ते हैं कि 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। देखो ये बोला कौन है, तो ये बोला है मॉर्गन स्टानले। मॉर्गन स्टानले क्या है कि एक विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी को मॉनिटर करने वाला एक कंपनी है। इसने कहा रहा है कि 2028 में ना भारत को कोई नहीं रोक सकता है, ये दुनिया की ना तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यानी बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 4.7 ट्रिलियन की डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा मॉर्गन स्टानले। अब जरा हमको आप ये बताइए मेरे बच्चों, वर्तमान में विश्व में पहला नंबर की इकोनॉमी कौन है, दूसरा नंबर की इकोनॉमी कौन है और चौथा नंबर की इकोनॉमी कौन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे विश्व में अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी का नाम है यूएसए, यहां पर लिखा भी हुआ है। सेकेंड नंबर पर है, उस सेकेंड नंबर का नाम है चीन। चीन के बाद में आता है जर्मनी, जर्मनी के बाद आता है भारत, और भारत के बाद में 5वें नंबर पर कौन आता है, वो आता है हमारा जापान। तो ध्यान रखिएगा, ये जैसे जापान को इंडिया पीछे छोड़ के आगे बढ़ा, चौथे नंबर पे चला हुआ है, 2028 में क्या करेगा, ये जापान, भारत जो है वो जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और कहाँ चला जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार है कि होली अब वैश्विक यूनेस्को की सूची में होगा शामिल। देखो ये बस समाचार है, वास्तव में अभी तक होली को यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया जा सका है। ठीक है, तो बस इसको आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ लो यहाँ पे कि मतलब यूनेस्को के सूची में कौन कौन मेले त्योहार शामिल। तो देखिएगा, महाकुंभ मेला शामिल है, दुर्गा पूजा कोलकाता का है वो शामिल है, गरबा नृत्य गुजरात का है उसको शामिल कर लिया गया है, वैदिक जब परंपरा जो है उसको शामिल कर लिया गया है, रामलीला जो हम लोग खेल खेलते रामायण में उसको शामिल कर लिया गया है, कुटियाटम जो होता है संस्कृत का एक रंगमंचन होता है दक्षिण भारत का, उसको शामिल कर लिया गया है, छऊ नृत्य जो है वो छऊ नृत्य को शामिल कर लिया गया है, स्मरण को रामायण को शामिल कर लिया गया है। ये बेसिकली गढ़वाल में रामायण, मतलब उत्तराखंड में रामायण का एक पार्ट है। उसके बाद मुदियट्टू को शामिल कर लिया गया है, कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है उसको शामिल कर लिया गया है, नौरोज और नवरोज प्रथा है उसको शामिल कर लिया गया है, और योग जो है योगों को क्या कर लिया गया हुआ है, इसको यूनेस्को के सूची में नहीं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ये आईसीए का मतलब होता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है कि भारत और बांग्लादेश नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 2025 ये बंगाल की खाड़ी में खेला गया। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, मतलब ये है कि बोंगो सागर जो है ना मेरे बच्चों, बोंगो सागर जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में नौसेना अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है,
तो यहाँ ध्यान रखिएगा नेवी वाला अभ्यास, यानी नेवी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। और ये कहाँ खेला गया है, तो ये अभ्यास जो आयोजन किया गया वो किया गया हुआ है हमारे इंडिया में बंगाल के खाड़ी में, चूंकि वहां दोनों देश शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सीरिया का आईएसआई प्रमुख अबू खदीजा ढेर। देखिएगा अबू खदीजा जो है ना, वो सीरिया में आईएसआई, जो आईएस आतंकवादी संगठन है जिसको विश्व में घोषित कर लिया हुआ है, इसके यह प्रमुख है। और वहां पे क्या कर लिया गया है, तो इराक की सेना ने एक ऑपरेशन चला करके उसको मार दिया। ठीक है, तो पीएम सुदानी बोले कि यह दुनिया के लिए खतरा था। अब देखो ये आगे बढ़िएगा कि यहाँ पे इराक की सेना ने, ये नाम याद रखिएगा, इराक की सेना ने आईएसआई के किस प्रमुख को मार दिया, उसका नाम क्या है, सीरिया में था प्रमुख, उसका नाम है अबू खदीजा। क्या नाम है मेरे बच्चों, अबू खदीजा। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला समाचार है कि भारत सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, इसको हम लोग बोलते हैं हैशटैग बिप्स 2025। ये क्या है कि ये प्रकार का शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन किया गया हुआ है मुंबई में। कहाँ किया गया हुआ है, मुंबई में। और वहां जो जियो टावर है ना अंबानी का, तो उसी जियो टावर में इसको मतलब ये आयोजन किया गया है। क्या नाम है उसका, तो विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार हमारा है, वो समाचार कहता है कि देखो प्रसार भारती को, वही डीडी न्यूज का है, पता होगा। तो प्रसार भारती को ना वर्ष 2024 में हॉकी के प्रसारण और संवर्धन में योगदान के लिए जमुना लाल शर्मा पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जमुना लाल बजाज पुरस्कार जो होता है वो प्रसार भारती को दिया गया है। और प्रसार भारती को किस लिए दिया गया है, तो इसने क्या किया है कि हॉकी का जो प्ले हो रहा था, तो हॉकी के प्ले को इसने क्या किया है, इसको लाइव किया है। ठीक है, इसको बढ़ावा भी दिया है और इसको लाइव भी किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला समाचार हमारे पास में है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने असम के गोलाघाट में क्या किया है, एक लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, हो सकता है चूंकि हमारे अमित शाह गृह मंत्री हैं भारत के, पूछ सकता है क्या नाम है उसका, लचित बरफुकन पुलिस अकादमी। क्या नाम है, लचित बरफुकन पुलिस अकादमी। इसका उद्घाटन किया है कहाँ, असम में। कौन किए हैं, तो अमित शाह किए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो ट्रॉपिक्स 2025 की समुद्री ताकत का प्रदर्शन। ये ट्रॉपिक्स तो पढ़ लिए ना पहले, कुछ देर पहले पेपर में पढ़े हैं कि वो चारों सेनाओं के बीच में होता है, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी और तटरक्षक बल, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। वही समाचार यहाँ दिया हुआ है, डबल डबल रिपीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत को 8 स्वर्ण सहित 33 पदक। अब ये कहाँ का मामला समझो ध्यान से। भारत जो होता है इसमें क्या कह रहा है कि ओलंपिक, देखो क्या है कि विशेष ओलंपिक, यहां लिखा हुआ है विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल। जो विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल ये हुआ कहां था, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था इटली में। ध्यान रखिएगा, विशेष शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन विश्व में कहां किया गया, तो क्या बताइएगा, इटली में किया गया। तो इटली में जो खेला गया है ना, तो भारत को उसमें 8 गो गोल्ड मिला हुआ है और बाकी टोटल मिला हुआ है 33 पदक। तो यहां लिखा होगा, देखिएगा ध्यान से, देखो यहां ध्यान से, टोटल हमको मिला है 33 पदक। ठीक है मेरे बच्चों, इस 33 पदक में हमको मिला है 8 गो गोल्ड मिला। ठीक, क्या मिला है, 8 गो गोल्ड मिला है और 18 गो रजत, यानी 18 गो हमको क्या मिला है, हमको चांदी का पदक मिला है। 18 26 हो गया, और 7 पदक जो मिला है वो मिला है हमको कांस्य, 33 पदक हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इटली में आयोजित विशेष शीतकालीन ओलंपिक विश्व चैंपियनशिप में या विश्व शीतकालीन खेल में ओलंपिक में भारत को 33 पदक मिला है, जिसमें उसको 8 गोल्ड मिला है, 18 उसको रजत मिला है और उसको 7 क्या मिला है, 7 उसको कांसा मिला है, ब्रॉन्ज है, सॉरी ब्रॉन्ज मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार हमारे पास में है कि सितार वादक आशीष चटर्जी का क्या हो गया है, निधन हो गया है। क्या हो गया है, सितार वादक आशीष चटर्जी का निधन हो गया है। इसको हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि देखो ध्यान से क्या कहता है, बिहार के संगीत जगत में एक अनमोल रत्न खो दिया, राज्य का चलती। ये जो सितार वादक आशीष चटर्जी का क्या नाम है, ये बिहार के रहने वाले हैं और ये आशीष चटर्जी का संबंध जो होता है वो सितार वादन से है। क्या है मेरे बच्चों, सितार वादन से। ठीक है, इनका संबंध कहां से, तो पटना से इनका क्या हो गया, इनका हाल ही में
देहांत हो गया है। ठीक है, बीमार चल रहे थे, चले गए। आगे देखो, मशहूर उड़िया कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया। देखो रमाकांत रथ जो थे ना, उड़ीसा के बहुत बड़े विद्वान कवि माने जाते हैं। तो रमाकांत रथ जो थे कवि का नाम है, उड़ीसा के रहने वाले थे और उड़िया भाषा के बहुत बड़े जानकार थे। इनका हाल ही में क्या हो गया, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा। रमाकांत रथ उड़िया कवि थे। आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को दी मंजूरी। बताओ, चंद्रयान चौथा लॉन्च हो भी नहीं किया और 5वां का मंजूरी दे रहा है, तो काफी अच्छी बात है ना कि जो भी मिशन है उसको लॉन्च करते चले जाओ। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 5 यानी 1 2 3, ये सब तो 1 2 तो फेल है, तीसरा मतलब सक्सेसफुल हो चुका हुआ है, चौथा जानने वाला और 5वां भी अब जाएगा। यानी अब क्या होता है कि हमारी भारत सरकार जो है वो चंद्रमा पे अन्वेषण करने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा वो मतलब ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब प्रयासरत है कि हम चंद्रमा पे अन्वेषण करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले समाचार की। और अगला समाचार हमारे पास में है कि स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक वाले 6 देशों में भारत भी शामिल हो गया। देखो क्रायोजेनिक, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्रायोजेनिक एक बहुत ही उन्नत तकनीक होता है, इसको विज्ञान तकनीक में पढ़े होंगे हम लोग। तो क्रायोजेनिक तकनीक अभी तक क्या है कि केवल 5 देश के पास में था, लिखा होगा यहाँ पे। जो क्रायोजेनिक तकनीक है वो अमेरिका के पास में है, फ्रांस के पास में है, रूस के पास में है, चीन के पास में और किसके पास में है, जापान के पास में है। अब हमारे इंडिया के पास में भी हो गया। तो इंडिया, पूरे दुनिया में केवल 6 देश ऐसे हैं जिनके पास में क्रायोजेनिक तकनीक का क्या है, तकनीक वाला इनके पास में बीमा मतलब इंजन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 6 हमारे पास में विश्व में है। ठीक, बढ़ते हुए समाचार की ओर। अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन बनाया गया। देखिएगा, भारत सरकार क्या करता है कि लोगों में स्वास्थ्य अवेयरनेस के लिए फिट इंडिया प्रोग्राम चला रहा है। उसी फिट इंडिया प्रोग्राम को के लिए आयुष्मान खुराना जो एक्टर है उनको क्या बनाया है, उनको आइकन बनाया है, यानी उनको पूरे देश के लिए आइकन बनेंगे। ठीक है, मतलब सबको प्रोत्साहित करेंगे, भाई तुम भी अच्छे से फिट फाट रहो। देखो आगे क्या कहता है कि पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर खोजी CO2। ये CO2 का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। हमको अभी तक यह पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा केवल पृथ्वी पर है और हमारे विश्व में किसी ग्रह में पता नहीं चल पाया था। वहां है, वहां मीथेन तो मिला है, हीलियम तो मिला है, लेकिन CO2 मिल भी नहीं किया है ना, क्योंकि CO2 का मतलब कि ऑक्सीजन का भी मात्रा होगा ना। ठीक, मोलिकुल्स उसके होंगे। अब क्या है कि देखिए कि नासा का एक दूरबीन है, टेलीस्कोप, उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने पहली बार क्या किया है, किसी ग्रह पर CO2 खोज किया है। ठीक है, क्या किया है, CO2 खोज किया है। ठीक, अब क्या है कि ये CO2 जो खोज किया है वो HR-879, देखो क्या है, HR-8799। ये क्या है कि यह तारा, देखो HR-879 क्या है मेरे बच्चों, यह एक प्रकार का तारा है। सूर्य भी एक तारा है, ये भी तारा है। इस तारा के ना आसपास में 4 गो उपग्रह है जो इसको क्या कर रहा है, जो इसको परिक्रमा कर रहा है। तो HR-8799 पे नहीं मिला है, बल्कि इसके चारों, इसके केंद्र में ये जो 4 उपग्रह जो परिक्रमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिला है, ये CO2 मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, इन चारों उपग्रह, चूंकि ये तो तारा हो गया, ये चक्र ये उपग्रह हो गया, तो इन उपग्रहों का नाम अभी नहीं आया है, इसलिए बस तारा का नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि पहला सोडियम आयन पावर बैंक लॉन्च किया गया। देखिएगा, अभी तक हम लोग जो पावर बैंक यूज करते हैं, मोबाइल का नहीं चार्ज करते हैं पावर, उसमें लिथियम आयन बैटरी लगा होता है, लिथियम होता है। लेकिन अभी क्या है, भारत में क्या है कि मतलब पहली बार में क्या किया गया है कि सोडियम आयन पावर बैंक लॉन्च कर दिया गया होगा। बेसिकली क्या है, ये सोडियम जो होता है ये पर्यावरण के अनुकूल भी होता है, आई बात समझ में। और ये लिथियम की तुलना में ज्यादा क्या करता है, ज्यादा ये पावर देता है, बहुत इसका लंबा लाइफ स्पान भी होता है। ध्यान रखिएगा, मार्केट में पावर बैंक 2 प्रकार के आ रहे हैं, लिथियम बैटरी वाला और हमारा सोडियम बैटरी वाला। तो आपको जो जरूरत हो वो ले लीजिएगा। देखिएगा, एक और क्वेश्चन है हमारे लिए गर्व की बात, यानी बिहार स्टेट के लिए मेरे बच्चों ये गर्व की बात है। गर्व की बात क्या है कि बिहार को ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। देखो, ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है ये भारत सरकार देती है। तो बिहार सरकार जो है ना, ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जिस कारण से बिहार सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर ये दोनों पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 पुरस्कार दिया गया होगा। ठीक, देखो अब कृषि की बात कर लेते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में क्या कहा है कि इसने किसानों को सशक्त किया है
और किसानों तक जो सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाएं हैं उसको त्वरित गति से पहुंचाया, तो किसान लाभान्वित हुए हैं। तो दुनिया भारत में जो भी किसान है उसकी तुलना में बिहार के किसान ज्यादा लाभान्वित हुए, इस कारण से ये पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। और ऊर्जा में आ जाओ, ऊर्जा में क्या कह रहा है कि बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार जो बहुत तेजी गति से स्मार्ट मीटर लगाया है ना अपने गांव गांव में, तो इसी स्मार्ट मीटर ने ऊर्जा की क्षति को कम करने के लिए सर ये अच्छा काम किया है। तो अधिक स्मार्ट मीटर लगाया, इस कारण से उसको क्या मिला, ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। देखो अच्छा, ये वही समाचार था जो डुप्लीकेट हो गया था। हाँ देखो, अगला समाचार है कि धाविका अर्चना जाधव पर लगा 4 वर्ष का प्रतिबंध। ध्यान रखिएगा, जो अर्चना जाधव है, अर्चना जाधव है, ये भारत के लिए, भारत की क्या है, बहुत तेज धाविका है, इन्होंने बहुत इनाम भी जीता है। लेकिन क्या है कि इनको ना ये डोपिंग में दोषी पाई गई है। मतलब ये जो रनिंग करती थी ना, तो बोला गया कि तू दवा खा के तुमने रनिंग किया है। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने इस पे 4 साल का क्या लगा है, प्रतिबंध लगा, 4 साल तक ये किसी प्रकार के एथलेटिक या गेम नहीं खेल पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो अर्चना जाधव है वो धाविका है और ये लंबी दूरी की धाविका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले समाचार की और। अगला समाचार हमारे पास में है, अच्छा वही समाचार आ गया, डबल आ गया है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए सार्वजनिक ठेकों में 4% आरक्षण का विधेयक पेश किया गया। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक जो है भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने जो भी सरकारी टेंडर, ठेका का मतलब यहाँ दारू का ठेका नहीं समझना, ठेके का मतलब होता है सरकारी टेंडर, सरकारी जो काम होता है, तो सरकारी कामों में जो भी मांगा जाएगा, रिपोर्ट मांगा जाएगा, टेंडर मांगा जाएगा, उसके लिए उसमें 4% सीट किसके लिए जब रहेगा, उसमें 4% रहेगा मुस्लिमों के लिए। ध्यान रखिएगा, सरकारी ठोकों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो बना है वो हमारा कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेगूसराय से कर्नाटक स्थानांतरित होगा क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र। वाह, हमारे भारत में ना बिहार के बहुत अच्छे अच्छे मंत्री हैं, सांसद है तो मंत्री भी बनवे किया है, पर नाम बोलना किसी का अच्छा नहीं लगता है, क्यों मतलब झूठ मूठ का ये किया जाए। लेकिन हाँ, बिहार के मंत्री हैं वहां केंद्र में, उन्होंने कोई भी बिहार को बढ़िया चीज देवे नहीं किया है। ठीक है, कोई भी मंत्री हो। अब हमारे बिहार में क्या था कि बिहार में हमारे बेगूसराय में मक्का का मतलब क्षेत्रीय केंद्र बन रहा था, रिसर्च सेंटर। अब उसको यहाँ छोड़ के चला गया कर्नाटक में, तो यहाँ का मंत्री क्या मुंह मतलब ये मुंह देख रहा है, गलत तो बात है ना। चलो छोड़ दो, अब इसको बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हमको ये बताया कि ये बताओ कि भारत में आपको पढ़ा होगा कि मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको पता है कि भारत में जो मक्का अनुसंधान केंद्र है वो पंजाब के लुधियाना शहर में है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि भारत में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार है राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता होगी। अब राजगीर हमको पता है नालंदा जिला में है, तो ठीक, तो राजगीर में क्या किया जाएगा, तो राजगीर में पुरुष एशिया हॉकी कप प्रतियोगिता खेला जाएगा। बस यही हमारे पास में क्या एक समाचार है। और रग्बी प्रतियोगिता भी राजगीर में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट समाचार है। अगला समाचार की ओर बढ़ते हैं कि खुशहाली के तराजू में भारत 8 स्थान ऊपर हो गया। खुशहाली का मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है ना, उसी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कहा गया होगा। देखो मेरे बच्चों यहां पर ध्यान से, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स खुशहाली सूचकांक है, तो खुशहाली सूचकांक ये 2025 की बात कर रहा है, अभी 2026 की बात चल रहा है। तो ध्यान देना, ये जो 2025 का डाटा कह रहा है, तो 2025 में ना हम लोग 118वां स्थान पर थे। मेरा रैंक कितना था इंडिया के खुशहाली रैंक में, 118वां रैंक था। लेकिन अभी जो हम लोग क्या है कि 2026 में कितना रैंक पर आ गए हुए हैं, तो हम लोग आ गए हुए हैं 116वां रैंक पर। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा।
और ये टोटल 147 देशों में हमारा रैंक आया हुआ है। हम लोग बढ़े हैं, ठीक है, हम खुश हुए हैं, लेकिन अभी भी खुशहाली में हम नेपाल और पाकिस्तान से पीछे हैं। यानी हमसे ज्यादा खुशहाल नेपाल है, नेपाली का खुशहाली सूचकांक 99 है, और हमसे खुशहाल पाकिस्तान, उसका सूचकांक 104 है। आई बात समझ में? ठीक, हमसे एकमात्र खराब देश है वो है बांग्लादेश, जिसका सूचकांक 127 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें दो सूचकांक मिलता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में 2025 में मेरा रैंक कितना था 118, तो 26 से कितना हो गया 116 हो गया। ठीक है, 2 अंकों का क्या किया गया हुआ है, 2 अंकों का इसमें बढ़ोतरी किया गया हुआ है, मतलब अंतर हुआ है। देखो अब क्या है कि शहरों में सभी पार्कों में गोरैया के लिए बनेगा गंगा कुटीर। ध्यान रखिएगा, तो गंगा कुटीर पूछ सकता है कि गंगा कुटीर का संबंध किससे है। ठीक है मेरे बच्चों, गंगा कुटीर का संबंध किससे, तो ध्यान रखिए गंगा कुटीर नाम है गंगा, गंगा नहीं बल्कि गंगा कुटीर का संबंध जो है वो गोरैया के संरक्षण से है। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ गोरैया बहुत तेजी से खत्म हो रहा है पूरे इंडिया बिहार में, है ना। तो बिहार सरकार ने एक प्रयास शुरू किया है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो शहर हमारा है, जो हमारा गांव है, तो हम लोग कम से कम गोरैया के लिए जो ऊंचे भवन है वहां कम से कम छोटा सा घर बना करके रखें, ताकि गोरैया उसमें अपना जीवन यापन कर सके। गोरैया हमारे इकोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पक्षी होता है। अब तो लोग उसको खत्म में होने के कगार पर लोग मार के खा रहा है इसको, गधा सब। आगे बढ़ते हैं कि श्रीलंका में क्या किया है, पहली बार 113वां बिहार दिवस कोलंबो के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में मनाया गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा कि 113वां बिहार दिवस, 113वां बिहार दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार दिवस 1912 से मिलकर के बनता है। आई बात समझ में? ये बिहार का स्थापना का है, तो 113वां का मतलब देख लो, ये ना हो गया 5/5/2025। 2025 में कहा मना था, ये मना था हमारा श्रीलंका के कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में मना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार है साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को क्या मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां। ध्यान रखिएगा, साहित्यकार जो विनोद कुमार शुक्ल है, उनको क्या मिला, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। किनको? विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, देखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जो है एक बहुत बड़े और बहुत ही नामचीन लेखक रहे हैं। इनका उनकी 2 नोवेल हमने पढ़ा है, बहुत लाजवाब नोवेल है। एक नोवेल है नौकर की कमी, जिसमें मूवी भी बना हुआ है। दूसरा है दीवार में एक खिड़की रहती थी, है ना। तो इन्हीं किताबों के लिए इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हुआ है। ठीक है, बहुत बड़े ये क्या है, विद्वान व्यक्ति है हिंदी के। आगे बढ़ते हैं, हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है। गर्व के लिए क्या बात है, तो ऋतिक और अंकुर को राष्ट्रीय स्पर्धा में मिला गोल्ड। देखो अहमदाबाद में क्या है, अहमदाबाद कहाँ है मेरे बच्चों, तो ये गुजरात में है। अहमदाबाद में ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट चैंपियनशिप चल रहा था। डेफ मतलब बहरा, जो खिलाड़ी सुन नहीं पाते ना, उनके लिए एथलीट चल रहा है। औरंगाबाद अहमदाबाद में शुरू किया गया था, उनका नाम है ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। इसमें लड़कों के टीम में ना अंकुर श्रीवास्तव ये पटना के रहने वाले हैं, और ऋत्विक आनंद ये हाजीपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों की जोड़ी ने क्या किया है, इन दोनों की जोड़ी ने क्या जीता है, तो सोना जीता है। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो जो किया गया था अहमदाबाद गुजरात में। और पटना और हाजीपुर के 2 खिलाड़ी हैं जिनको क्या मिला है, जिनको गोल्ड मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। प्रसिद्ध विज्ञानी कृष्णलाल चड्ढा नहीं रहे। देखो इनका नाम है कृष्णलाल चड्ढा। ये कृष्णलाल चड्ढा जो है ना वैज्ञानिक रहे हैं। बेसिकली इनका जो काम था, ये कृषि और बागवानी के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। कृषि में बहुत अच्छा अनुसंधान किया है, बागवानी को प्रमोट करने के लिए भी इसने क्या क्या अनुसंधान किया हुआ। तो ये मर गए हैं, इनका देहांत हो गया। ध्यान रखिएगा, कृष्णलाल चड्ढा का संबंध ये था, ये कृषि वैज्ञानिक थे, इनका क्या हो गया, देहांत हो गया है। बढ़ते अगले समाचार की। अगला समाचार है वुमेन हॉल ऑफ फेम में भारतवंशी लेखिका। देखिएगा, भारतीय मूल की सिंगापुर में रहने वाली लेखिका कमला देवी अरविंदन नाम है। कमला देवी अरविंदन रहती कहाँ है, रहती सिंगापुर में, लेकिन इनका मूल कहाँ है, हमारा मूल हमारा भारतीय में है। तो इनको क्या किया, इनका ये राइटर है, क्या है, बहुत बड़ी लेखिका है। तो इनको वुमेन हॉल ऑफ फेम में क्या किया गया, वह शामिल किया गया। इसका मतलब ये होता है
कि दुनिया में हर साल ना 5 ऐसे विश्व की महिला होती हैं, पावरफुल महिला, अच्छी महिला, जिनको कि इस मैगजीन में, इस प्रतिष्ठित मतलब पत्रिका में नाम दिया जाता है, उनका फोटो छपता है। तो उसी में क्या है, उसी में इनका नाम आया है, किनका? कमला देवी अरविंदन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है, सुनीता विलियम्स के नाम पर होगी लखनऊ में सड़क। देखो आपको पता है कि सुनीता विलियम जो है वो 9 महीने तक इसमें रहने के बाद में वापस में धरती पर आ गई हैं। तो उनके सम्मान में, चूंकि उनका मूल तो लोग इंडियन ही मानते हैं, रहते भले अमेरिका में है, तो उन सुनीता विलियम्स के नाम पे क्या किया गया है कि लखनऊ के शहर में क्या किया गया है, लखनऊ शहर में उनके नाम पर क्या बनाया जाएगा, उनके नाम पर सड़क बनाया जाएगा। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला समाचार है, पूर्व पदक विजेता शटलर बी सुमित रेड्डी का संन्यास। अब देखो ध्यान से क्या है, ये जो बी सुमित रेड्डी है ना, ये शटलर है। शटलर का मतलब होता है निशानेबाज। ये निशानेबाज हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस खेल से संन्यास ले लिया है। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं शटलर का मतलब होता है वो बैडमिंटन वाला, हमको शूटर समझ में आ गया था, माफ कीजिएगा। ये क्या है कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और बैडमिंटन खिलाड़ी ने क्या किया है, इन्होंने संन्यास ले लिया। क्या नाम है उनका? बी सुमित रेड्डी। ठीक है, बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगला समाचार है, देखिएगा, यूपी के बलिया में, बलिया जिला तो पढ़ते हैं, बक्सर के बगल में है, तो यूपी के बलिया में ना कच्चे तेल का विशाल भंडार मिला। ये सरकार ने अप्रूव भी किया है, और लगभग ये 300 किलोमीटर लंबा इसका दायरा है। ठीक है, अभी अनुसंधान में मिल गया है, अब खोद खाद करेगा, निकालेगा तेल जिसको निकालना है। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में आयोजित बिहार दिवस 2025 में ना 4 लोग सम्मानित किए गए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बिहार दिवस अभी मनाए ना हम लोग कोलंबो में, स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में 113वां बिहार दिवस। तो ये बिहार दिवस विश्व में जहां जहां बिहारी लोग रहते हैं ना, वो लोग मनाते हैं, खूब मनाते हैं। तो अमेरिका में जो मनाया गया, तो हमको 4 लोग को क्या किया गया, सम्मानित किया गया होगा। ठीक है, अब ये 4 लोग कौन कौन है, बस इनका नाम आप जान लीजिए, हालांकि नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना झारखंड के भी लोग शामिल हैं। ये समाचार इंपोर्टेंट नहीं, मतलब समझिएगा, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। सेपक टाकरा भारत दुनिया का सिरमौर। आपको पता है कि सेपक टाकरा जो क्या हुआ, सेपक टाकरा विश्व कप खेला गया था, पटना में खेला गया। तो सेपक टाकरा जो है, वो सेपक टाकरा विश्व कप जो होता है, उसमें क्या है कि जापान को हराया है। कौन? इंडिया। ध्यान रखिएगा, पुरुष खेल में ना इंडिया जीता है, हारा कौन है, तो ये हारा हुआ है जापान। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है कि घूमने के लिए सबसे सुरक्षित देश है इंडोरा। देखो इंडोरा जो है ना, एक यूरोपियन कंट्री है। यहां देखिएगा, ये इंडोरा यही बीच में है। ठीक है, इसके ये देख लो, यहां पे है फ्रांस और यहां पे है स्पेन। सोचो कि फ्रांस अपने आप में खूबसूरत देश, स्पेन अपने आप में खूबसूरत देश, और दोनों देश के बीच में छोटका सा देश भरा पड़ा हुआ इंडोरा। इंडोरा ना बहुत ही ज्यादा सुरक्षित देश माना जाता है ना। इंडोरा के बाद आता है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। और हमारे इंडिया में, इसका मतलब बाबू ये होता है कि अगर कोई सामान हम वहां छोड़ देंगे ना, तो मेरा सामान अगर हम 2 दिन बाद भी जाएगा तो हमको सामान मिल जाएगा, या प्रशासन से हमको लेना पड़ेगा। हमारे इंडिया में छोड़कर तो देखो गायब हो जाएगा, है ना। इसी को बोला जाता है सुरक्षित देश। वहां पे लड़के लड़कियां, बूढ़े बच्चे, महिला पुरुष कोई भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। ठीक, अंडोरा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के विद्वान भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान मिला गया। देखिएगा, भद्रेश दास एक संस्कृत के विद्वान है, जिनको क्या दिया गया, जिनको सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार हमारे पास में है। अगला समाचार है कि बिहार के बच्चों में बढ़ रहा है ठिकनापन। ध्यान रखिएगा, ये जो भारत सरकार का है नेशनल फैमिली हेल्थ सैंपल सर्वे जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सैंपल सर्वे 2000, ये जो 5वां है, इस 5वें में रिपोर्ट यह आया है कि बिहार के बच्चों में ना कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है, और कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या होने के कारण यहाँ के बच्चों में ठिकनापन का क्या हो रहा है, समस्या देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिए, इसका कारण क्या है, इसका कारण है ठीक है ये कुपोषण। आगे बढ़ते हैं। भारत आएंगे चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल।
देखो दक्षिण अफ्रीका का देश है चिली, पढ़े होंगे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक फोंट। यह क्या करेंगे, ये अप्रैल में हमारे भारतीय यात्रा पर आएंगे, दौरा पर आएंगे। बेसिकली ये इसलिए आ रहे हैं ताकि देखिएगा चिली में ना लिथियम का भंडार है। चिली में ना लिथियम का भंडार है, और अभी आने वाले समय में हम लोग लिथियम पर क्या करते हैं, लिथियम के बैटरी पे काम कर रहे हैं। तो लिथियम के बैटरी पे काम कर अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनके राष्ट्रपति को यहाँ पर बुला रहे हैं कि भाई साहब आप लोग आइए, हम लोग आपका स्वागत करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या है मेरे बच्चों, ये दक्षिण अमेरिका का यही देश है। ठीक, यही देश जो है यहां से यहां तक क्या कहलाता है, लंबा देश है। यही देश हमारा चिली है। चिली के बाद में यहाँ पर क्या है हमारा देश में, अर्जेंटीना है। यहाँ छोटा सा देश कौन सा लगता है इसका, पेरू है। अब ये देश कौन सा है हमको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि चिली जो होता है भारत के विश्व के कितने देशों से सीमा साझा करता है, और हमको कमेंट में यह भी बताइएगा कि चिली की राजधानी कहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है कि म्यांमार को भारत द्वारा पहुंचाया गया भूकंप राहत सहायता। यहां ध्यान रखिएगा, म्यांमार में भूकंप आया था, पढ़े होंगे आप लोग, बहुत क्षति हुआ है वहां पे, और क्षति होने के बाद में वहां पे जो राहत पहुंचाया गया है, तो उसी के लिए क्या चलाया गया है, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा मिशन जो है भारत सरकार के द्वारा एक राहत कार्य वाला मिशन है, जो म्यांमार में आया भूकंप रोधी या भूकंप से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए। इसमें भारत सरकार ने दवा, अनाज, कपड़ा, त्रिपाल और विभिन्न प्रकार के कुछ आवश्यक वस्तुओं को म्यांमार में भेजा है। यानी भारत सरकार अपना दायित्व निभा रहा है। आगे बढ़ते हैं कि अनाहत ने जीता इंडिया ओपन स्क्वाश खिताब। अनाहत पता होगा कि अनाहत सिंह जो हैं वो खिलाड़ी हैं, और इन्होंने क्या जीता, इन्होंने स्क्वाश खिताब जीता हुआ। मात्र 17 वर्ष के हैं। ठीक है, कितने वर्ष के हैं ये, 17 वर्ष के हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार हमारे पास में है कि इसरो को सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में मिली सफलता। देखो, एक तो होता है भाई क्रायोजेनिक इंजन, एक होता है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। अब यहां तुम लोग समझ लो कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है मेरे बच्चों, ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है, तो इंजन होगा तो भाई कोई मशीन होगा ना, इसी में इंजन का काम करेगा। तो ये तो चलेगा फ्यूल पर, यानी इसमें चाहिए ईंधन, ईंधन पे काम करेगा ये। तो ईंधन पर जो यह काम करता है, तो इसमें ईंधन के रूप में दो चीजों का काम यूज किया जाता है। पहला यूज किया जाता है कि इसमें जो ईंधन यूज किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध और परिष्कृत रूप से केरोसिन होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, केरोसिन। वही जो मटिया तरह हम लोग यूज करते हैं, वही को बोलते हैं क्या, केरोसिन। इसको कोड वर्ड में कहते हैं RP1। क्या बोलते हैं इसको, RP1। ठीक, और एक होता है, वो होता है तरल ऑक्सीजन। क्या होता है मेरे बच्चों, तरल ऑक्सीजन। ठीक है, इसको कोड वर्ड में हम लोग कहते हैं लॉक्स। क्या कहते हैं, लॉक्स। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इंजन अपने ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन और तरल ऑक्सीजन का यूज करता है, वह क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन होता है। और ये इंजन जो होता है इंडिया बना लिया। इसका बेनिफिट ये होगा कि अभी तक हम जो महंगे प्रणोदक पे डिपेंड रहते हैं अपने रॉकेट को उड़ाने के लिए या अपने वायुयान को उड़ाने के लिए, तो उस पर दबाव कम होगा, तो हमको पैसों की बचत होगी। ठीक है, और इसका हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सीरिया में नई सरकार का गठन। आपको पता है कि सीरिया में काफी उथल पुथल हुआ है। तो सीरिया में जो पहले के राष्ट्रपति थे बशर अल असद, अब इनको तख्ता प्लस इनको हटा दिया गया है, और अब यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे एक नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको पता होगा कि सीरिया में अहमद अल सारा, क्या नाम है, इसमें नहीं दिया हुआ, अच्छा लिखा है, वेरी गुड, नहीं लिखा हुआ, उनका नाम है अहमद अल सारा। ये जो अहमद अल सारा है मेरे बच्चों, ये सीरिया के वर्तमान और नए क्या है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है अस्त्र MK1 का हल्के लड़ाकू विमान तेजस से सफल परीक्षण। देखो ये जो अस्त्र MK1 क्या है, अस्त्र MK1 क्या है, तो अस्त्र MK1 जो जानते हैं बाबू, एक प्रकार का मिसाइल है। क्या है, मिसाइल है जो हवा में कोई भी वस्तु रहेगा, कोई दुश्मन का विमान हो ना, अगर हवा में वो नाच भी रहा है, घूम भी रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वो उसको क्या कर सकता है, उड़ा सकता है, गोली मार के क्या करेगा, उसको उड़ा देगा।
तो हवा में उड़ने वाले वायुयान ये किसी भी वस्तु को ये अस्त्र नियम के ऊपर क्या कर सकता है, उड़ा सकता है। तो इसका सबसे अच्छी बात है कि किसका परीक्षण हम लोग वायुयान से तेजस में भी कर चुके हैं। यानी अब आने वाले समय में यदि किसी प्रकार का आपदा आता है तो हम तेजस पे अस्त्र को क्या करेंगे, बैठा करके अपने सीमा की रक्षा करेंगे। बढ़ते अगले समाचार की ओर कि माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां बाघ अभयारण्य बन गया। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है ये कि अभी तक देखिएगा कि हमारे भारत में टोटल टाइगर रिजर्व जो है वह मेरे बच्चों 58 ही है, अभी तक बना नहीं है। तो 58वां टाइगर रिजर्व वह कौन बना है, वह बना है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है, तो ये हम मध्य प्रदेश में है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार का एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है या जो उसको क्या बोलते हैं बाघ अभयारण्य है, वहां कौन है, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला समाचार है कि डेनमार्क में 400 वर्ष पुरानी डाक वितरण सेवा इस अंत में। देखोगे डेनमार्क एक डेनिश कंपनी है, पढ़े होंगे हम लोग इतिहास में, मेरे पास आया, आगमन किया, युद्ध किया, मेरे पास शासन भी किया। तो जो डाक सेवा था वो डाक सेवा डेनमार्क में खूब चल रहा था। अब चूंकि मोबाइल का समय है, ईमेल का समय है, तो अभी कोई डाक चिट्ठी कौन भेजता है। तो भाई जब ये सरकार ने क्या किया है, डेनमार्क सरकार ने अपने यहाँ डाक सेवा को क्या किया, बंद कर दिया। आप लोगों ने र्यूमर सुना होगा कुछ दिन पहले कि भारतीय सरकार ने भी डाक सेवा बंद कर दिया। जो चिट्ठी नहीं गिराते हैं, लाल लाल बक्सा होता है कहीं चौक चौराहे पे, उसको बंद कर, नहीं, वो एक मतलब व्यवस्था उसको बना के रखना का काम है। तो उसको क्या किया गया हुआ है, उसको ऐसे रखा गया हुआ, वहां बंद कर दिया गया। इंडिया में हमारे पास बंद है, ध्यान रखिएगा। विश्व में डेनमार्क जो होता है वो डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, इसको तो पढ़ ही लिए है ना जी अभी, कि 2025 में कितना रैंक है, 118वां रैंक है खुशहाली सूचकांक में। ठीक है, हमसे खुश कौन है, नेपाल, हमसे खुश कौन है, पाकिस्तान, और हमसे दुखी कौन है, बांग्लादेश। ठीक है, 99 किसका, नेपाल का, पाकिस्तान का 104 और बांग्लादेश का 127। बढ़ते हैं आगे समाचार की ओर कि हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में यूक्रेन के पश्चात दूसरा स्थान। देखोगे जो आर्म्स होता है यानी जो हथियार होता है मेरे बच्चों, ये हथियार खरीदने वाला सबसे पहला देश है, उस देश का नाम है यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। ठीक भाई, चूंकि उसका युद्ध चल रहा है रशिया के साथ में, लड़ने के लिए चाहिए ना हथियार। और दूसरा स्थान पर हमारा कौन है, दूसरे स्थान पर हमारा है भारत। तो भारत जो होता है वो दो देशों से हथियार खरीदता है। पहला देश जो होता है वो होता है रूस, और दूसरा देश है कौन, फ्रांस। इसके अलावा हम लोग अमेरिका से, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से, हम लोग मतलब जर्मनी से, जिसको हमको जहां बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा ना, पैसा देके हम वहां से क्या खरीदते हैं, वहां से हम हथियार खरीद लेते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, हम जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं अपने हथियार का ना, उसमें हथियार में सबसे ज्यादा हम रसिया से 36% इंपोर्ट करते हैं और फ्रांस से हम इंपोर्ट करते हैं 28%। यानी टोटल मिला करके लगभग वो कितना हो जाता है, ये लगभग 54% से अधिक का हो जाता है ना, 66% है ना, 14 यानी 64% के आसपास हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो इन्हीं दो से, क्योंकि दोनों डेवलप कंट्री है और हथियार के मामले में काफी मजबूत है। आगे बढ़ते हैं कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा। आपने पढ़ा होगा कि यूरोपीय यूनियन की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लियोन, और ये भारत की यात्रा पर आई है। तो आपको ये नहीं है कि कहाँ गई है, बस याद रखिएगा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है, तो इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लियोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 10वां रायसीना डायलॉग जो होता है ये कहाँ संपन्न हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये संपन्न हुआ है दिल्ली में। जब भी रायसीना डायलॉग होता है तो वो हमेशा कहाँ होता है, दिल्ली में ही होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि रायसीना डायलॉग होता है क्या, समझ लो ध्यान से। रायसीना डायलॉग जो होता है भारत के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा सामरिक डायलॉग है जिसमें भारत अन्य देशों के साथ मिल करके क्या करता है, अपने हितों की रक्षा करने के से संबंधित मुद्दों पे बात करता है। तो ये अकेले नहीं काम करेगा, बल्कि इसमें लगभग 50, 60, 100, 150 इतने देश होते हैं। भारत सरकार जिसको आमंत्रित करेगा ना कि भाई तुम लोग आओ, और बेसिकली हम लोग उन देश को बुलाते हैं ना जिन देश के साथ में हमारा राजनीतिक संबंध है, जिनके साथ हमारा आर्थिक संबंध है, या जिनके पास हमारा कोई भी कल्चरल संबंध होता है, हमको लोगों को बुलाते हैं। और हम दोनों का संबंध कैसे बेहतर होगा,
हम उस पर बात करते हैं, इसी को बोला जाता है रायसीना डायलॉग। तो कहां से उत्पन्न हुआ है ये? दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले समाचार की, और अगला समाचार हमारे पास में है ऑस्कर पुरस्कारों में फिल्म अनोरा को सर्वाधिक पुरस्कार। ध्यान रखिएगा 2025 में जो ऑस्कर मिला गया हुआ उसमें अनोरा जो था, उस अनोरा को बहुत ही ज्यादा पुरस्कार दिया गया है ना, हर मामलों में। अब कैसे कैसे मामलों में, तो देखिएगा अनोरा को जो मिला गया है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी में, बेस्ट स्क्रिप्ट में, उसके बाद की बेस्ट स्टोरी में, बेस्ट म्यूजिक में, बेस्ट डायरेक्शन में, जितना भी प्रकार का फिल्म का व्यवस्था होता है ना, सब प्रकार का समझो क्या कि इसमें अनोरा को मिला हुआ है। ठीक है, चलो यही क्या है कि ये आज आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। हाँ, ये सरस्वती सम्मान 2024 देखिएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया हुआ है वो 34वां पुरस्कार दिया गया हुआ। उनका नाम क्या है? उनका नाम है कहाँ है? साधु भद्रेश दास। इसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं, भद्रेश दास का फोटो, उनका फोटो यहाँ पर दिख गया। तो साधु भद्रेश दास को क्या मिला हुआ है? 34वां 34th क्या मिला हुआ है? ये सरस्वती सम्मान मिला है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले समाचार की, और अगला समाचार है, देखो क्या है। अच्छा ये सीधा कैसे होगा जी? ये तो गजब हो गया यार, इसको तो घूमना चाहिए था, गोल गोल घूमता तभी तो उसको लेकर के हम लोग। अच्छा यहाँ है ना, देखो आ गया। देखो अब यहाँ पर क्या है कि मार्च 2025 में कुछ महत्वपूर्ण किताबें आई है। इस किताब को ध्यान रखिएगा, वो पूछा जाता है कई बार किताब का नाम। देखोगे क्या है कि दिया, क्या नाम है उनका? दिया सलाई। दिया सलाई किसकी किताब है? तो ये कैलाश सत्यार्थी साहब की किताब है। अगला है वाइस फॉर द वाइसलेस, ये दलाई लामा की किताब, काफी महत्वपूर्ण है। वाइस फॉर द वाइसलेस किनकी किताब है? तो ध्यान रखिएगा ये दलाई लामा की किताब है। थैंक यू फॉर लिविंग, ये किनकी किताब है? तो ये ऋत्विक सिंह की किताब है। द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, ये किसी किताब है? ए मिलिट्री थ्रिलर का मतलब वो नाम है। ये लिखे हैं जनरल मनोज नरवाने, है ना। तो ये 4 किताब था, काफी महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, ये उम्मीद करते हैं कि जो मार्च 2025 का करंट अफेयर था वो आपको समझ में आया होगा। क्योंकि इसको हम लोग यूट्यूब पे लाइव करवा रहे थे, परंतु कोई तकनीकी कारण आ गया था, शायद नेटवर्क मेरे यहाँ का डिस्टर्ब कर रहा था, वाईफाई का, जिस कारण से ब्लर दिख रहा था। तो हम इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए है, तो आप लोग इसी अपलोड वाले वीडियो में देख लीजिएगा। अभी 1 घंटे में अपलोड हो जाएगा। तो हमने जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 का करंट अफेयर करवा दिया है। कल हम लोग अप्रैल 2025 के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए क्लास कैसा लगा आप लोग हमको बताइएगा। थैंक यू।